गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 12 का अध्ययन हम कर रहे हैं, प्रकाश की प्रकृति, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था व्यतिकरण। व्यतिकरण और व्यतिकरण से संबंधित हमने परिभाषाएं, कला संबंध स्रोत, असंबंधित स्रोत और व्यतिकरण के प्रकार। अब व्यतिकरण का हम गणितीय विश्लेषण आज करेंगे, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए, हमें पता है दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दो तरंगों के अध्यारोपण को लेकर चल रहे हैं। कितने? दो तरंगों का, जिसमें से जिनके विस्थापन समीकरण निम्न प्रकार दिए गए हैं। किसी भी तरंग को इस तरह से, जैसे ये ज्या वेव है, साइन वेव है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? उसके विस्थापन को y1 इज इक्वल टू उसका आयाम a1 साइन ओमेगा टी। ये तरंग की समीकरण को, तरंग समीकरण को लिखने का तरीका है। ये विस्थापन समीकरण है y1, कैसे लिखेंगे? शुरू में आयाम लिखेंगे a1, फिर साइन ओमेगा टी। साइन वेव को लिखने का तरीका है ये पहली तरंग है समीकरण 1 से। और दूसरी तरंग कौन सी है? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। यहां पर देखिए, यहां पर भी ओमेगा है और यहां पर भी ओमेगा है। तो व्यतिकरण की शर्त थी कि दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो देख लीजिए, आवृत्ति समान है, दोनों पर ओमेगा आ रहा है, समान आवृत्ति है, और आयाम लगभग समान होने चाहिए। तो a1 और a2 जो हमने लिए हैं अलग अलग, ये कैसे हैं? लगभग समान हैं। ठीक है। तो अब ये दोनों तरंगें जब अध्यारोपित होंगी, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें एक नई तरंग प्राप्त होगी, और उस नई तरंग का एक नया विस्थापन समीकरण होगा y, और वो किसके बराबर होगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने क्या पढ़ा था? अलग अलग तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के, यानी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। दोनों को जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 का मान रखा a1 साइन ओमेगा टी, y2 का मान रखा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव है प्रारंभिक कला। इसके पहली और दूसरी तरंग के बीच के जो प्रारंभिक कला है, उसको हम फाइव लेकर चल रहे हैं। फिर आगे जो जो स्थितियां बनेंगी, उस हिसाब से हम इनके मान रखेंगे यहाँ पर, उनको आगे देखेंगे। तो ये हमने परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण देखा है। यहाँ पर y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। अब देखिए, इसको हम खोलेंगे। देखिए, यहाँ पर है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी कितना होता है? साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ये सूत्र होता है। तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। गणित का सूत्र है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, नहीं तो देख लें अपनी बुक में, मैथ की में। साइन a प्लस बी का सूत्र लगाएं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। a और b क्या है? a तो है ओमेगा टी, और b कितना है? फाइव है। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमने इसको सूत्र लगाकर विस्तारित कर दिया है। अब इसको हम खोलेंगे, गुणा करेंगे। a1 साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 का गुणा कर दिया, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, गुणा करके लिख दिया। अब देखिए, पहले और दूसरे पद में देखिए, साइन ओमेगा टी कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू, साइन ओमेगा टी को कॉमन लेंगे, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, अंदर रह गया a1 प्लस a2 कॉस फाइव का मैथमेटिकल पार्ट है, प्लस a2 ठीक है, हमने कॉमन लेकर इसको लिख दिया है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसका पूरा डेरिवेशन इतना सिंपल है, ये एक या दो बार आप पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए आप, तो देखिए y, ये y हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, दो पद के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस अंदर वाले पद को हम मानते हैं, माना a1
जो ये अंदर है ब्रैकेट में, इसको हम मान रहे हैं a1 प्लस a2 cos फाई, इसको मैंने मान लिया r cos थीटा। a1 क्या मान रहा हूं, r cos थीटा, और दूसरे में मैंने a2 sin फाई, इसको मैंने मान लिया r sin थीटा। ये मैंने माना है, एजम्पशन है। इस अंदर वाले पद को मैंने r cos थीटा माना, और यहाँ पर a2 sin फाई को मैंने r sin थीटा मान लिया। ठीक है, ये दोनों मान हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे साइन ओमेगा टी पहले से ही है, और ये ब्रैकेट में क्या है, r cos थीटा, प्लस यहाँ पर a2 sin फाई को मैंने माना r sin थीटा, और बच क्या गया cos ओमेगा टी। ठीक है, मान रख दिए हमने, जो हमने माना है उनके मान यहाँ पर रख दिए। तो अब देखिए इसको हम रीअरेंज करें तो क्या बन जाएगा, r को शुरू में लिख देते हैं, गुणाई तो हो रहा है ये तीनों गुणाई तो हो रहे हैं, तो r को मैं शुरू में लिख देता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, r sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस r cos ओमेगा टी sin थीटा। गुणाई तो हो रहे हैं, आगे पीछे करके लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर मैं r को कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। r को कॉमन ले लिया, तो देखिए ये क्या बन रहा है, वापस से वही बन गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो साइन a प्लस b, तो क्या बन जाएगा, साइन a प्लस b। ठीक है, तो हमें क्या नई समीकरण क्या प्राप्त हुई है, r साइन a प्लस बी, a कितना है ओमेगा टी, b कितना है थीटा। तो ये हमें एक नई समीकरण प्राप्त यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, जो ऐसे करो, इसको समीकरण 3, इसको 4 लिख लेते हैं, और इसको समीकरण हम 5 डाल देते हैं, उनका भी हमें उपयोग करना होगा। तो ये समीकरण जो 5 हमें प्राप्त हुई है, समीकरण 5, ये अध्यारोपण यानी व्यतिकरण के पश्चात जो परिणामी तरंग है उसकी विस्थापन समीकरण हमें प्राप्त होगी है। समीकरण 5 में r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, जो नई तरंग मिली है, परिणामी तरंग का आयाम, और थीटा क्या है, कला कोण, थीटा है कला कोण। ठीक है, फेज एंगल। तो ये हमने समीकरण 5 से परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ज्ञात कर लिया है। ठीक, अब देखिए आप समीकरण 3 और 4 देखिए आप, ऊपर 3 है a1 प्लस a2 cos फाई, और 4 है a2 sin फाई। समीकरण देखो हमारे पास क्या क्या है, एक तो आयाम है और एक कला कोण है, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान ज्ञात करने का तरीका अब हम आपको सिखा रहे हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, r का मान और थीटा का मान। कभी भी साइन कॉस इस तरह से देखें तो हमें क्या दिखता है, साइन और कॉस दिख गए, समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो ऐसी समीकरण जब भी हमको दिखें तो हम क्या करते हैं, उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो समीकरण हमें क्या निकालना है, r और थीटा के मान निकालने हैं, r का मान निकालना है पहले, है ना, परिणामी तरंग का आयाम निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, देखो समीकरण 3 का वर्ग करेंगे हम, जो दायां पक्ष है उनको लिख लेता हूं, समीकरण 3 और 4 के जो दाएं पक्ष है उनको लिख लेता हूं, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वर्ग करके जोड़ेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं बाएं पक्षों को जोड़ रहा हूं वर्ग करके। देखो बाएं पक्ष में कितना है, a1 प्लस a2 cos फाई, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, वर्ग करेंगे तो a प्लस b का वर्ग क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये समीकरण 3 के बाएं पक्ष का वर्ग लिखा है मैंने, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ये आपको भली भांति, ये आप छोटी
प्लस समीकरण 4 का बायां पक्ष कितना है, a2 sin phi वर्ग, जोड़ दिया। अब देखिए क्या बनेगा, बाएं पक्ष में देखिए आप क्या बन रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाएं पक्ष में हमें प्राप्त हो गया। अब दायां पक्ष देखिए, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई यहां पर, और यहां पर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसमें से a2 स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो पहले तो लिखेंगे a1 स्क्वायर, ये लिख लिया, प्लस यहां से a2 स्क्वायर को कॉमन लो, दूसरे और चौथे पद में से a2 स्क्वायर को कॉमन लिया तो कितना आया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और तीसरा पद क्या बचा, 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल गणित है। तो यहां से हम देखते हैं, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, तो ये रख देंगे, तो हमें आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा प्राप्त, a1 स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया तो a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो ये समीकरण, इसको हम लिख देते हैं 6। समीकरण 6 से हमें परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग प्राप्त हो गया है, और अगर हमें परिणामी तरंग का आयाम चाहिए तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे इसका। ये आर स्क्वायर का मान है समीकरण 6 में, तो आर कितना हो जाएगा, वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, इसका वर्गमूल। ये परिणामी तरंग का आयाम है और ये परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग है। ठीक है, ये समीकरण 6 है दोनों, कभी इसका यूज करेंगे कभी उसका यूज करेंगे हम, समीकरण 6। ठीक, तो परिणामी तरंग का आयाम हमें प्राप्त हो गया है, परिणामी तरंग का आयाम आर ज्ञात कर लिया। अब दूसरी ज्ञात राशि क्या है, कला कोण। अब हम कला कोण का मान ज्ञात करें, कला कोण थीटा, थीटा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 3 और 4 थी, ठीक है, 3 और 4 के दाएं पक्ष में क्या था, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, तो समीकरण 4 में 3 का भाग दो, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, भाग देने पर क्या होगा, देखो दायां पक्ष था आर साइन थीटा, दायां पक्ष था आर कोस थीटा। ठीक है, इसमें था a2 साइन फाई बायां पक्ष समीकरण 4 का, और समीकरण 3 का बायां पक्ष था a1 प्लस a2 cos फाई। दाएं पक्ष को पहले लिख दिया, बाएं को बाद में लिख दिया, बात एक ही है। तो देखिए r से r कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया, टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का मान आ गया a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो यहाँ से टेन थीटा हमने निकाल लिया, तो थीटा हमें कला कोण चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये समीकरण जो 7 हमें प्राप्त हुई है, 7 से हम परिणामी तरंग की कला ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी तरंग की कला ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कर लिया, कला ज्ञात कर ली। ठीक है, समीकरण 6 से परिणामी तरंग का आयाम और समीकरण 7 से परिणामी तरंग की कला हमने प्राप्त कर ली है। अब देखिए एक शब्द आता है तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता। अब हमें तीव्रता और ज्ञात करनी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, असली मतलब तो इंटेंसिटी सही है, कहीं पर अधिक मिल रही है कहीं पर कम मिल रही है। तीव्रता, परिणामी तरंग जो तीव्रता होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। लिख लीजिए आप इसको, किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।
ठीक है। और तीव्रता को हम लिखते हैं आई से, इंटेंसिटी। ये विद्युत धारा नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी आई किसके समानुपाती होगी? आयाम के वर्ग के। और परिणामी हमारे पास 3 तरंग हैं, पहली तरंग, दूसरी तरंग और परिणामी तरंग। तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसके समानुपाती होगी? परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती। और परिणामी तरंग का आयाम कितना है? r है, और ये r का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके समानुपाती होगी। तो समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या आएगा? समानुपाती का चिन्ह हटाने से हमें एक नियतांक k लिखेंगे, तो i = k², ठीक है। समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाया तो i = k r²। परिणामी तरंग का आयाम कितना है? r है, r परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो ये समीकरण 8 है, परिणामी तरंग की तीव्रता है। हमारे पास 2 तरंगें और हैं, तरंग 1 और तरंग 2। तरंग 1 जो पहली तरंग थी उसका आयाम कितना था? a1 था। तो पहली तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी? ka1²। कहाँ से? पहली तरंग की तीव्रता i1, पहली तरंग का आयाम कितना था? a1। तो पहली तरंग की तीव्रता पहली तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी? ka2², इस सूत्र से। तो हमने यहाँ पर 8, 9 और 10 से हमने परिणामी तरंग की तीव्रता, पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रता यहाँ पर लिख ली है। अब जब हमने ये तीव्रताएं लिख ली हैं तो यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। देखिए समीकरण 8 में 9 और 10 का मान रखेंगे। कैसे? समीकरण 8 से देखिए, समीकरण 8 से समीकरण 8 से i = k r²। और r² का मान कितना था? r² क्या है? परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग है। तो r² कितना है? a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi, यही था उसका मान, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको खोलते हैं। कैसे खोलेंगे? हमने r² का मान रखा है यहाँ पर। देखो k को अंदर गुणा करो, k a1² k a2² + 2k a1 a2 cos phi, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखेंगे, k a1² k a2² + 2। अब देखो इस k को मैं तोड़ रहा हूँ, k को मैं कैसे लिख सकता हूँ? k को मैं √k × √k ऐसे लिख सकता हूँ 2 टुकड़ों में, क्योंकि रूट का मतलब होता है k की आधी घात। आधी घात ये रही, आधी ये रही, दोनों घातें जुड़ेंगी तो एक घात हो जाएगी k की। तो इस k को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √k और √k, इस तरह से लिख सकता हूँ। √k और √k को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? k आएगा, ठीक है। तो पहले वाले √k को मैंने a1 के साथ ले लिया। इसको तोड़ना समझिए आप, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर k को मैंने क्या लिखा? √k। तो पहला वाला √k तो मैंने a1 के साथ ले लिया और दूसरा वाला √k मैंने k2 के साथ ले लिया, ठीक है। और cos phi, ठीक। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है? देखिए इसलिए किया है, देखो k a1² समीकरण 9 से कितना है? i1 है, प्लस k a2² i2 है, प्लस 2 यहाँ पर देखिए √k a1 यहाँ से देखिए √k a1 कितना होगा? √i1 के बराबर होगा। समीकरण 9 से अगर हम देखें, समीकरण 9 का वर्गमूल लो तो कितना हो जाएगा? √i1 = √k a1। और समीकरण 10 का वर्गमूल लेंगे तो ये होगा, समीकरण 9 का वर्गमूल ये, समीकरण 10 का ये, ठीक है। तो देखिए √k a1 का मान कितना है? √i1। √k a2 का मान कितना है? √i2। तो यहाँ रख देंगे। √k a1 कितना है? √i1। और √k a2 कितना है? √i2 cos phi। तो ये हमने परिणामी तरंग की जो तीव्रता है उसका समीकरण हमने
समीकरण 11 से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो हमने जो जो अज्ञात राशि थी तीनों के मान ज्ञात कर लिए। कौन कौन सी थी? आर मतलब है परिणामी तरंग का आयाम, वो ज्ञात कर लिया समीकरण 6 से। फिर हमने परिणामी तरंग की कला ज्ञात की साथ में, और फिर हमने समीकरण 11 में परिणामी तरंग की तीव्रता के सूत्र ज्ञात कर लिए। अब इन सूत्रों में हम देख रहे हैं साइन फाई कॉस फाई। अगर फाई क्या है? प्रारंभिक कला है, दोनों तरंगों की विद्युत की प्रारंभिक कला है। तो उस कला का मान यदि चेंज होगा, उस कला के मान अलग अलग हम उसमें रखेंगे तो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होंगी, और वो उन स्थितियों के कारण समपोषी और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होंगे, जिनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।